20 फरवरी 2022 ये वो दिन था जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया के सामने मीडिया पर आकर ये स्टेटमेंट देते हैं कि वो अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। इस अनाउंसमेंट के कुछ ही देर के बाद रशिया के फाइटर जेट यूक्रेन के आसमान में चक्कर लगाने लगते हैं और उसके फौजी टैंक यूक्रेन की सरहद में घुसने लगते हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया को बुरी तरीके से चौंका दिया था। लाखों यूक्रेनी अपना घर छोड़कर पड़ोसी देशों में पनाह लेने के लिए जाने लगे और हजारों लोग रशियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ सड़क पर उतर आए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और कनाडा जैसी कई सारी कंट्रीज ने रशियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन को गलत ठहराते हुए फौरन अटैक रोकने के लिए कहा। यही नहीं बल्कि यूएनओ ने तो पुतिन के नाम पर एक ट्वीट किया और उनसे इस इन्वेजन को रोकने की रिक्वेस्ट की। ये बात हम और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर पुतिन की जगह किसी और ने ये कदम उठाया होता तो अब तक उसका हाल ऐसा हो चुका होता या ऐसा हो चुका होता। लेकिन पुतिन अभी भी किसी के दबाव में नहीं है और ना ही उनकी आंखों में किसी ताकत का डर दिख रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये बात भी साफ तौर पर कह दी कि बाकी देश अपने आप को इस मामले से अलग रखें और जो उनके और यूक्रेन के बीच में आएगा उसका हश्र भी यूक्रेन की ही तरह होगा। कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जो पुतिन के इस कदम के खिलाफ होने के बावजूद अभी तक रशिया के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले पाई हैं। तो सवाल ये होता है कि पूरी दुनिया को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर देने वाला ये लीडर आखिर कौन है और कैसे व्लादिमीर पुतिन इतने ताकतवर बने कि उन्होंने अकेले पूरी दुनिया के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई और पूरी दुनिया को अभी तक अपने सामने झुका रखा है। तो इस कहानी को जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। कहानी शुरू होती है 1952 से, जब रशिया फेडरेशन ऑफ रशिया ना होकर यूएसएसआर हुआ करता था और इसके आसपास के 15 देश भी यूएसएसआर में ही आया करते थे। उस वक्त पूरी दुनिया में दो ही सुपर पावर थी, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर, और इन दोनों देशों में आपस में तनातनी चलती रहती थी जिसको कोल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता है। व्लादिमीर पुतिन ने 9 अक्टूबर 1952 को इसी माहौल में आंख खोली। वो एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर यूएसएसआर की नेवी में जॉब किया करते थे और उनकी मदर एक फैक्ट्री वर्कर थी। व्लादिमीर पुतिन से बड़े उनके दो और भाई विक्टर और अल्बर्ट नाम के थे, लेकिन उन दोनों की बचपन में ही मौत हो गई थी। पुतिन को मूवीज देखने का बहुत ज्यादा शौक था और खासकर वो जासूस और सीक्रेट इंटेलिजेंस जैसे टॉपिक पर बनी हुई मूवीज देखना पसंद किया करते थे। यही वजह है कि उन्होंने अपने बचपन से ही जासूस बनने की ठानी थी। जब उनकी उम्र 16 साल की हुई तो एक दिन वो केजीबी के ऑफिस जाते हैं और कहते हैं कि मुझे जासूस बनना है, लिहाजा मुझे केजीबी में जॉब चाहिए। जिस तरीके से इंडिया के लिए रॉ, पाकिस्तान के लिए आईएसआई, अमेरिका के लिए सीआईए और इजराइल के लिए मोसाद है, ठीक उसी तरीके से रशिया के लिए केजीबी है, यानी कि ये रशिया की एक सीक्रेट एजेंसी है। केजीबी ऑफिस में बैठा हुआ ऑफिसर इस 16 साल के बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि बेटा पहले पढ़ाई करके आओ, फिर तुम्हें केजीबी में जॉब मिलेगी। पुतिन उसकी बात को सीरियसली लेते हुए लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और 7 साल के बाद जब उनकी लॉ की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो दोबारा केजीबी के ऑफिस पहुंच जाते हैं। इस बार उन्हें केजीबी में ज्वाइन कर लिया जाता है, जहां पर उनकी एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पुतिन को जर्मनी में सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करने के लिए भेजा जाता है। उस वक्त जर्मनी दो हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी रशिया के इन्फ्लुएंस में था तो वहीं वेस्ट जर्मनी वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में था। लेकिन 1989 में जर्मनी की पब्लिक ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में बनी हुई वॉल ऑफ बर्लिन को गिरा देती है और ये दोनों हिस्से एक हो जाते हैं और इस तरीके से वहां की पब्लिक रशिया के खिलाफ हो जाती है और रशियन गवर्नमेंट पुतिन समेत अपने सारे सीक्रेट एजेंट को दोबारा रशिया में बुला लेती है। अभी पुतिन को रशिया आए हुए सिर्फ 1 साल ही गुजरा होता है कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि यूएसएसआर कई हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ जाता है और उसी साल बोरिस येल्सिन नाम का एक पॉलिटिशियन रशिया का प्रेसिडेंट बन जाता है। यह आदमी अपने आप में बहुत ही करप्ट इंसान था और पहले से कमजोर पड़े हुए रशिया को ये और ज्यादा कमजोर बना देता है। इसके राज में रशिया की हालत बद से बदतर हो जाती है। वहाँ पर माफिया गैंग का राज चलने लगता है, लूट मार और दंगे फसाद आम हो जाते हैं और करप्शन आसमान छूने लगता है। अपने देश की ये हालत देखकर पुतिन को बहुत ही ज्यादा सदमा पहुंचता है और वो दिन रात ये सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे रशिया को पहले की तरह पावरफुल और ताकतवर बनाया जा सकता है। और आखिरकार 6 साल के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर उनको रशिया को पहले की तरह ताकतवर बनाना है तो उनको हर हाल में पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा। और यहाँ से दुनिया के सामने व्लादिमीर पुतिन के नाम का सूरज उगना शुरू हो जाता है। 1997 में वो पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं, शुरुआत में मेयर और
और डिप्टी मेयर की पोस्ट पर काम करते हुए वो अपने कदम जमाना शुरू कर देते हैं। तब तक बोरिस येल्टसिन रशिया की राजनीति में बहुत ही ज्यादा बदनाम हो चुका था। अब उसको जरूरत थी एक ऐसे चेहरे की जिसको रशिया प्यार करता हो और जो उसकी छवि को सुधारने में उसकी मदद करे, और उसकी नजर व्लादिमीर पुतिन पर जाकर ठहर जाती है। लिहाजा वो 1999 में पुतिन को मॉस्को बुलाता है और अपनी सरकार में प्रधानमंत्री बना देता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो अपने आप से प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे देता है और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुन लिया जाता, व्लादिमीर पुतिन को ही रशिया का प्रेसिडेंट रहना था। 1 मई सन 2000 को 47 साल की उम्र में व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। रशिया में ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन थे जो ये चाहते थे कि पुतिन प्रेसिडेंट ना बने, लिहाजा वो पूरी रशिया में उनके खिलाफ हैवी प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। एक सीक्रेट एजेंट होने के नाते व्लादिमीर पुतिन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अपने खिलाफ खड़े हुए लोगों को ठिकाने कैसे लगाना है। लिहाजा उन्होंने हजारों लोगों को जिन्होंने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था ऐसा ठिकाने लगाया कि उनका अब तक कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन रशिया पर राज करना पुतिन के लिए कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि रशिया पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव लोकेशन पर आता है। एरिया की बात की जाए तो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका 77% हिस्सा यूरोप में जबकि 23% हिस्सा एशिया में लोकेटेड है। रशिया के एरियल मास को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके अंदर 5 इंडिया, 21 पाकिस्तान, 8 सऊदी अरबिया या 250 यूएई जैसे देश आ सकते हैं। पावर में आते ही पुतिन ने अपने आप को छोड़कर हर इंसान को कमजोर करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपोजिशन के नेताओं को भी नहीं बख्शा और माफियाओं का तो आए दिन रशिया के सड़कों पर इनकाउंटर होने लगा। फिर 2004 में दोबारा इलेक्शन होते हैं और पुतिन फिर पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाते हैं और यहाँ से उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि रशिया को ताकतवर बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया और रशिया के ऑयल रिजर्व को अच्छी तरीके से यूज करके यूरोपियन देशों में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली। साल 2008 तक व्लादिमीर पुतिन अपनी प्रेसिडेंटशिप की 2 इनिंग्स पूरी कर चुके थे और रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी इंसान 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। लेकिन व्लादिमीर पुतिन को लगता था कि अगर सत्ता उनके हाथ से निकलकर किसी और के पास गई तो रशिया दोबारा कमजोर पड़ जाएगा। वो अपने आप को रशिया के हीरो के तौर पर देखते हैं। 2008 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए। 2008 से 2012 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर 2012 में उन्होंने प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन लड़ा और 12 से 18 तक वो प्रेसिडेंट बने। अब व्लादिमीर पुतिन इस पोजीशन में आ चुके थे कि कोई भी अपोजिशन का नेता उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता था और ना ही रशियन पब्लिक के पास व्लादिमीर पुतिन के अलावा कोई ऑप्शन था। लिहाजा उन्होंने 2018 में फिर इलेक्शन कंटेस्ट किया और फिर प्रेसिडेंट बन गए और आखिरकार सितंबर 2021 में उन्होंने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक अमेंडमेंट कर दिया। इस अमेंडमेंट के हिसाब से व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। जियोग्राफिकली रशिया जिस लोकेशन पर आता है यूरोप उसी के पास में बसा हुआ है और रशिया के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। इसी वजह से बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आज भी ऑयल के मामले में रशिया पर डिपेंड हैं। रशिया की तरफ से लिया गया एक कड़ा फैसला इन देशों की इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। इसी वजह से रशिया के यूक्रेनियन इन्वेजन के खिलाफ होते हुए भी ये देश उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और ये वो कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे यूएसएसआर की नेवी में काम करने वाले गरीब फौजी का लड़का आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया है। प्रेसिडेंट होने की हैसियत से व्लादिमीर पुतिन की सैलरी 1 लाख पाउंड यानी कि 1 करोड़ रुपए के बराबर है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। पर्दे के पीछे पुतिन ने इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोगों को भी पीछे छोड़ रखा है और वो असल में दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। यही नहीं बल्कि 2020 में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि व्लादिमीर पुतिन ने ब्लैक सी के पास एक सीक्रेट पैलेस बनवा रखा है जिसकी कीमत 1 बिलियन यूरोज यानी कि 10,000 करोड़ रुपए के बराबर है। पुतिन आज भी साम्बो, जूडो, मार्शल आर्ट, डाइविंग और स्विमिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसी वजह से उनको दुनिया का सबसे फिट पॉलिटिशियन भी माना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी नॉलेजेबल लगी होगी। आपके पॉजिटिव और सपोर्टिव कमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सा थैंक यू। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।